नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार प्रभात। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 75% हुई। फिल्म जगत ने फिल्म और टीवी कार्यक्रमों का निर्माण फिर से शुरू करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रेल ने कहा, वंदे भारत रेलगाड़ियों के निर्माण की नई निविदा में 50% से अधिक स्थानीय उपकरणों का प्रावधान होगा। सरकार ने वस्तु और सेवा कर के नए पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण शुरू किया। छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी में अंतः और अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए ई पास की व्यवस्था समाप्त। और सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने चीन की तेल रिफाइनरी के $10 अरब की परियोजना को स्थगित किया। समाचार प्रभात में अपने सहयोगी नवीन सक्सेना के साथ मैं विमलेंदु पांडे। देश में कोरोना संक्रमित लोगों की तुलना में लगभग 16 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि कोविड रोगियों की संख्या कुल संक्रमित मरीजों की लगभग 23% रह गई है। कोविड से मृत्यु दर भी दुनिया के अन्य देशों की तुलना में घटकर 1.86% पर आ गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड से स्वस्थ होने वालों की दर लगभग 75% हो गई है। स्वस्थ होने वालों की संख्या 22,80,000 से अधिक हो गई है। देश में कोविड जांच के लिए बड़ा नेटवर्क बन चुका है और कुल 3,50,00,000 से अधिक की जांच की जा चुकी है। प्रति 10 लाख की आबादी पर जांच की संख्या 25,574 हो गई है। तमिलनाडु में कल कोविड के लगभग 6,000 नए मामलों की पुष्टि होने के साथ ही मरीजों की संख्या 3,79,000 से अधिक हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 6,000 से अधिक लोगों के ठीक होने के साथ ही स्वस्थ होने वालों की संख्या 3,19,000 हो गई है। महामारी के कारण राज्य में बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन कक्षाओं के माध्यम से हो रही है। ऑनलाइन कक्षाओं में शिक्षा विभाग द्वारा तैयार वीडियो स्कूली बच्चों के बीच काफी लोकप्रिय हो रहे हैं। देश के अन्य हिस्सों की तरह तमिलनाडु में भी स्कूल बंद हैं। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं चल रही हैं। राज्य का विद्यालय शिक्षा विभाग कालवी टीवी और निजी टेलीविजन चैनलों के माध्यम से शिक्षण सत्र चला रहा है। इन कार्यक्रमों को प्रसारण के बाद यूट्यूब और अन्य तकनीकी माध्यमों पर अपलोड कर दिया जाता है। एक अनुमान के अनुसार इन वीडियो को बहुत कम समय में ही 1 लाख से अधिक बार देखा जा चुका है। अब तक 750 से अधिक वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं और ये संख्या बढ़ती ही जा रही है। चेन्नई से जयसिंह की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से कुमार। कर्नाटक में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 5,938 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही इन मामलों की कुल संख्या 2,77,814 हो गई है। नए मामलों में बेंगलुरु शहर 2,126 मामलों के साथ पहले स्थान पर है। इस दौरान राज्य के विभिन्न अस्पतालों से लगभग 5,000 मरीजों को ठीक होने के बाद छुट्टी दे दी गई है। स्वस्थ होने वाले मरीजों की कुल संख्या 1,89,564 हो गई है। 68 नए रोगियों की मौत के साथ ही मरने वालों की संख्या 4,683 हो गई है। ओडिशा में शनिवार को 68,906 कोविड नमूनों की जांच की गई, जो एक रिकॉर्ड है। इसके साथ ही राज्य में अब तक कुल 13,02,711 नमूनों की जांच का काम पूरा किया जा चुका है। राज्य में लगभग 3,000 नए मामले सामने आने के साथ ही कोविड मामलों की कुल संख्या 78,530 हो गई है। इस दौरान एक दिन में रिकॉर्ड 2,129 रोगी ठीक हुए हैं। राज्य में अब तक 54,406 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि मरने वालों की कुल संख्या 409 हो गई है। उत्तराखंड में कल 495 लोगों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई। इसके साथ ही राज्य में संक्रमितों की संख्या 1,05,124 हो गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कल संक्रमित पाए गए लोगों में सबसे अधिक 117 लोग ऊधमसिंह नगर के, जबकि 92 हरिद्वार के थे। देहरादून में 52 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल 459 लोगों को उपचार के बाद स्वस्थ होने पर अस्पतालों से छुट्टी दे दी गई। राज्य में संक्रमण मुक्त हुए लोगों की कुल संख्या 10,480 हो गई है। गुजरात में अहमदाबाद नगर निगम ने शहर के निजी अस्पतालों को कोविड आरोग्य केंद्र की सूची से धीरे धीरे हटाने का फैसला किया है।
ये निर्णय कोरोना संक्रमण और उससे हो रही मौतों में कमी को देखते हुए किया गया है। शहर में पहले कोरोना पॉजिटिव मामले 35% तक थे, जो अब घटकर 2.5% रह गए हैं। निगम के अनुसार फिलहाल शहर के 75 निजी अस्पतालों में आरक्षित बिस्तरों में से केवल 40% का उपयोग हो रहा है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड के 1101 मामले सामने आए। गुजरात में अब तक 17,56,000 से अधिक लोगों का कोविड-19 के लिए परीक्षण किया जा चुका है, जिसमें से 60,808 परीक्षण कल एक ही दिन में किया गया। कल सामने आए संक्रमण के 1,101 नए मामलों में से सबसे अधिक 162 मामले सूरत में दर्ज हुए। अहमदाबाद में 153 मामले सामने आए, जबकि वडोदरा शहर में संक्रमण के 87 मामले दर्ज हुए। इसके साथ ही राज्य में कोविड-19 के मामलों की कुल संख्या बढ़कर 86,779 हो गई है। राज्य में 14,653 सक्रिय मामले हैं, जिसमें से 79 मरीजों को वेंटिलेटर पर रखा गया है। दूसरी ओर कल 972 मरीजों को अस्पतालों से छुट्टी दी गई। इसके साथ ही ठीक होकर छुट्टी पाने वाले मरीजों की कुल संख्या 69,229 हो गई है। कोविड-19 से जान गंवाने वाले मरीजों की कुल संख्या 2,897 हो गई है। योगेश पंड्या, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद। छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी सरकार ने अपने यहां जारी ई पास की व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। अब राज्य के व्यक्तियों और वस्तुओं के राज्य में या राज्य से बाहर आने जाने के लिए ई पास की आवश्यकता नहीं होगी। छत्तीसगढ़ सरकार ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर ई पास व्यवस्था को समाप्त कर दिया है। आदेश के अनुसार राज्य से बाहर से आने वाले व्यक्तियों को 14 दिन के क्वारंटीन में रहना जरूरी होगा। इस बीच प्रदेश में कोरोना के मामलों की संख्या 20,000 पार कर गई है। कल इसके 704 नए मामले सामने आए और 7 लोगों की मौत हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार प्रदेश में अब तक 12,931 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई, जबकि 7,790 लोगों का इलाज चल रहा है। राज्य में 197 लोगों की मौत हो चुकी है। उधर पुदुचेरी प्रशासन ने भी गृह मंत्रालय के आदेशों के अनुसार ई पास प्रणाली को समाप्त कर दिया है। गृह मंत्रालय के आदेश के अनुसार इस तरह के आवागमन के लिए अलग से अनुमति या अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। कोरोना वायरस महामारी के प्रकोप के बाद वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए देश के सभी राज्यों में ई पास प्रणाली शुरू की गई थी। महाराष्ट्र में कल कोरोना संक्रमण से ग्रस्त 8,157 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए। राज्य में संक्रमण मुक्त हुए लोगों की संख्या 4,88,271 हो गई है। 1,71,000 से अधिक लोगों का उपचार चल रहा है। कल इस महामारी से 258 लोगों की मौत हो गई। मुंबई नगर निकाय इस महामारी की रोकथाम के लिए नए उपाय कर रहा है। एक रिपोर्ट। महाराष्ट्र में कोविड-19 के खिलाफ जारी जंग में मुंबई महानगर निगम बीएमसी लगातार नए उपायों का प्रयोग कर रहा है। इसी के चलते मुंबई में अब कोविड संक्रमण की जांच के लिए वोकल टेस्टिंग का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। इसके तहत संदिग्ध कोविड मरीजों के आवाज के सैंपल लिए जाएंगे और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से संक्रमण की पुष्टि की जाएगी। राज्य के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने कहा है कि इनोवेटिव और अत्याधुनिक तकनीक की मदद से इस महामारी के खिलाफ चल रही जंग को और मजबूती मिलेगी और जल्द से जल्द मरीजों का निदान और इलाज होगा। हालांकि उन्होंने ये साफ किया कि पहले से जारी आरटी-पीसीआर टेस्ट आगे भी शुरू रहेंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कल पुणे में 200 आईसीयू बेड समेत 800 बेड के कोविड केयर सेंटर का वीडियो लिंक के द्वारा उद्घाटन किया। ये सेंटर केवल 18 दिनों में बनाया गया है। मुख्यमंत्री ने इस समय जनता से आह्वान करते हुए कहा कि त्योहार और बारिश के इस माहौल में अतिरिक्त सावधानी बरते। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। असम में 400 से अधिक लोगों ने प्लाज्मा दान किया है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निदेशक डॉक्टर लक्ष्मणन एस ने आकाशवाणी को बताया कि अब तक लगभग 500 यूनिट प्लाज्मा कोविड मरीजों को दिया जा चुका है। उन्होंने बताया कि असम में प्लाज्मा दान करने के लिए 5 केंद्र बनाए गए हैं। कोरोना से ठीक हुआ व्यक्ति कुछ निर्धारित शर्तों के साथ 28 दिनों के बाद प्लाज्मा दान कर सकता है। किसी कोविड मरीज को जब वो मॉडरेट से सीवियर सिचुएशन में है, टाइमली प्लाज्मा थेरेपी इज फाउंड टू बी इफेक्टिव एंड हेल्पफुल। कंसिडरिंग द आईसीएमआर गाइडलाइंस, हम पहले सिम्टोमेटिक कोविड-19 पॉजिटिव केसेस को बुला के उनका टेस्टिंग करवाते हैं कि वो आरटी-पीसीआर नेगेटिव हो। उसके बाद उनका ब्लड में और सीरम में कितना एंटीबॉडी है, इसका एंटीबॉडी टाइटर देखने के बाद उस प्लाज्मा को कलेक्ट किया जाता है प्लाज्मा थेरेपी से, और वो प्लाज्मा जिस मरीज के लिए देने की जरूरत है वो देख के पेशेंट का कंसर्न लेके ये प्लाज्मा उनको दिया जाता है।
डॉक्टर लक्ष्मणन ने कहा कि गुवाहाटी में थर्ड पार्टी सीरो सर्वे शुरू हो गया है। इसके दायरे में 7 अन्य जिलों को भी लाया जाएगा। आकाशवाणी से विशेषज्ञों की सलाह श्रृंखला में कोविड-19 के बारे में वरिष्ठ चिकित्सकों की राय प्रसारित की जाती है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने संक्रमण से बचाव के लिए सुरक्षित दूरी बनाए रखने और बार बार हाथ धोने के एहतियाती उपायों का पालन करने की सलाह दी। Regular hand washing should be done. So those who in an area where there is coronavirus infection should wash their hands regularly. You should avoid going to crowded places because if someone in the crowd is coughing and has the infection, he can spread to others in the crowded places. And if any member in your family has fever, cough, cold, he should stay at home and avoid going out so that he doesn't spread the infection to other people in the community. भारतीय जन स्वास्थ्य फाउंडेशन के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी ने कहा कि कोविड संक्रमण के मामले में भारत दुनिया के अन्य देशों से काफी बेहतर स्थिति में है और सरकार के उपायों के सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। अब तक जो नतीजे निकले हैं उससे पता चलता है कि ये वायरस का प्रभाव को रोकने में हम काफी कामयाबी हासिल कर चुके हैं दूसरे देशों के मुकाबले में। आज का हालात जो है उसमें कोई संशय नहीं है कि हमारा हालात दूसरे देशों के मुकाबले में बेहतर है। आगे बढ़ने से पहले एक नजर फिर से मुख्य समाचारों पर। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 75% हुई। फिल्म जगत ने फिल्म और टीवी कार्यक्रमों का निर्माण फिर से शुरू करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रेल ने कहा कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के निर्माण की नई निविदा में 50% से अधिक स्थानीय उपकरणों का प्रावधान होगा। सरकार ने वस्तु और सेवा कर के नए पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण शुरू किया। छत्तीसगढ़ और पुद्दुचेरी में अंतः और अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए ई पास की व्यवस्था समाप्त। और सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी आरामको ने चीन की तेल रिफाइनरी के $10 अरब की परियोजना को स्थगित किया। फिल्म जगत ने फिल्मों और टेलीविजन कार्यक्रमों की शूटिंग शुरू करने की अनुमति देने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया है। जाने माने फिल्म निर्माता सुभाष घई ने इस निर्णय के लिए सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया। हम सब आभारी हैं इंडस्ट्री की तरफ से अपने माननीय प्रधानमंत्री जी की, INB मिनिस्टर जावड़ेकर साहब और उनकी टीम की, जिन्होंने हमें आरंभ और शूटिंग करने की इजाजत फिर से दी है। हम वादा करते हैं आपसे कि हम प्रोटोकॉल को पालन करते हुए हम अपने देश में उस मनोरंजन की खुशहाली फिर से लेकर आएंगे। निर्देशक राहुल रवेल ने भी इस पर अपने विचार साझा किए। बहुत फायदेमंद होगी और आस्ते आस्ते ग्रेजुअली ये बहुत ही ईजी हो जाएगा। और अब कोरोना के बाद तो ऐसे भी ये कोशिश होगी कि प्रोड्यूसर को जितनी फैसिलिटी मिल सके उतना मिल जाए शूटिंग करने का, चाहे वो स्टेट हो चाहे सेंटर हो। तो ये बहुत अच्छा काम हो रहा है। निर्माता मेहुल कुमार ने कहा कि इस फैसले से फिल्म उद्योग के दिहाड़ी कामगारों को मदद मिलेगी। बहुत ही अच्छे न्यूज है ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि हमारे कितने टेक्नीशियन जो पर डे पे काम करते हैं, जिनका घर उसके ऊपर ही चलता है, तो दे ऑल आर वेरी हैप्पी। हर एक के लिए अच्छा है, छोटे आर्टिस्टों के लिए, छोटे टेक्नीशियन के लिए, बड़े टेक्नीशियनों के लिए भी। और कितनी बड़ी बड़ी फिल्में हैं जो आधी बनी है, किसी की सिर्फ 8-10 दिन की शूटिंग बाकी है, तो काफी पैसा इन्वेस्ट होकर प्रोड्यूसरों का भी उसमें रुका हुआ है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने फिल्म और टेलीविजन कार्यक्रमों की शूटिंग शुरू करने के संबंध में कल दिशा निर्देश जारी किए थे। अब फिल्म का हो या टीवी सीरियल का या कार्यक्रमों का शूटिंग कर सकते हैं। उसके लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, केवल कैमरा के सामने जो होगा किरदार वो नहीं मास्क लगाएगा, लेकिन बाकी लोग जो प्रोडक्शन से जुड़े हैं वो मास्क लगाएंगे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय जो नॉर्म्स एक तरह से हो गए हैं वो सब लागू किए हैं। मुझे लगता है इससे बंद पड़ी इंडस्ट्री को एक नई संजीवनी मिलेगी। भारतीय रेल ने कहा है कि 44 वंदे भारत रेलगाड़ियों की नई निविदा में 50% से अधिक स्थानीय कलपुर्जों और उपकरणों का प्रावधान होगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष VK यादव ने कल वर्चुअल संवाददाता सम्मेलन में बताया कि नई निविदा दस्तावेज में स्थानीय उपकरणों का प्रावधान सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप है। शुक्रवार को रेल ने पिछले वर्ष जारी 44 वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों के निर्माण की निविदा रद्द कर दी थी। श्री यादव ने बताया कि निविदा
समिति ने प्राप्त बोलियों का आकलन करते हुए पाया कि इनमें कुछ वित्तीय विवरण लीक हुए हैं। पूरी तरह पारदर्शिता बनाए रखने के लिए निविदा समिति ने इसे रद्द कर नए सिरे से निविदा जारी करने की सिफारिश की। रेल मंत्रालय ने कहा था कि नई निविदा 1 सप्ताह के अंदर संशोधित सार्वजनिक खरीद आदेश के अनुरूप जारी की जाएगी, जिसमें मेक इन इंडिया को प्राथमिकता दी गई है। नई निविदा में सभी तीनों निर्माण इकाइयों आईसीएफ चेन्नई, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला और मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में रेल डिब्बे और उपकरण तैयार किए जाने का प्रावधान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 15 फरवरी को नई दिल्ली वाराणसी मार्ग पर पहली वंदे भारत रेलगाड़ी का शुभारंभ किया था। भारतीय रेल ने 6 राज्यों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत 6,40,000 से अधिक कार्य दिवस सृजित किए हैं। ये राज्य हैं बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। इन राज्यों में रेलवे की 165 ढांचागत परियोजनाएं चलाई जा रही हैं। रेल मंत्रालय का कहना है कि 12,276 श्रमिक इस अभियान से जुड़े हैं। कोविड से प्रभावित बड़ी संख्या में अपने गृहनगर लौटने वाले प्रवासी श्रमिकों के लिए आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल जून में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के नाम से रोजगार सहित ग्रामीण लोक निर्माण अभियान की शुरुआत की थी। इसके तहत स्थायी ग्रामीण बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए 50,000 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। सरकार ने कारोबारी सुगमता बढ़ाने के लिए वस्तु और सेवा कर पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन शुरू कर दिया है। आधार प्रमाणन के इच्छुक लोगों को 3 कार्य दिवसों के भीतर नया जीएसटी पंजीकरण जारी कर दिया जाएगा और इसके सत्यापन के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी होगी। हालांकि जो लोग आधार प्रमाणन का विकल्प नहीं चुनेंगे, उन्हें कारोबारी स्थल और दस्तावेजों के सत्यापन के बाद ही पंजीकरण जारी किया जाएगा। सरकार ने कहा है कि नए पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणन से कारोबार करना अधिक आसान होगा। इससे ईमानदार करदाताओं को प्रोत्साहन मिलेगा और फर्जी इकाइयों को जीएसटी से दूर रखना संभव होगा। आधार प्रमाणन के माध्यम से जीएसटी पंजीकरण का त्वरित अनुमोदन प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए उपलब्ध होगा। कांग्रेस कार्य समिति की आज नई दिल्ली में बैठक हो रही है। पार्टी के महासचिव केसी वेणुगोपाल ने एक ट्वीट में कहा कि यह बैठक आज 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयोजित होगी। बैठक के दौरान पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के अलावा देश में मौजूदा राजनीतिक स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की जाएगी। आज केरल में राज्य विधानसभा का 1 दिन का सत्र आयोजित किया जाएगा, जिसमें वित्त विधेयक को पारित किया जाएगा। सत्र के दौरान कोविड-19 से संबंधित दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भरता संदेश का पालन करते हुए मध्य प्रदेश में एक सरकारी कार्यालय भवन का निर्माण सार्वजनिक भागीदारी से किया गया है। बैतूल जिले में स्थापित ये मिसाल न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए अनुकरणीय है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में उप संचालक कृषि कार्यालय का अपना भवन नहीं होने के कारण आम लोगों और खासकर किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ता था। यहां पदस्थ उप संचालक कृषि केपी भगत ने बताया कि यह कार्यालय अब तक रहवासी इलाके में किराए के छोटे से भवन में संचालित हो रहा है। हमारा उप संचालक कृषि कार्यालय प्राइवेट बिल्डिंग में लग रहा है और बहुत छोटी जगह है, जिसके कारण हमारे कर्मचारियों को भी, हमारे किसान भाइयों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। आपदा को अवसर में बदलने के संकल्प के साथ श्री भगत ने विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों और आम लोगों से जन भागीदारी से विभागीय भवन बनाने के संबंध में चर्चा की और फिर क्या था, लोग जुड़ते गए, कारवां बनता गया। कुछ समाज सेवी संस्थाओं ने और बैतूल जिले में जो कर्मचारी कृषि विभाग में नौकरी कर रहे हैं दूसरे जिलों में, तो उनसे भी हमने बात किया, तो उन लोगों ने भी और हमारे कृषि विभाग के ऐसे साथी जो रिटायर हो गए उन्होंने भी हमें सहयोग किया है। उसी का परिणाम है कि जन सहयोग से 30 लाख रुपए इकट्ठे हो गए और 15 अगस्त को लगभग 7,500 वर्ग फीट में बने उप संचालक कृषि कार्यालय के इस नए भवन का शुभारंभ भी हो गया। अब इस नवनिर्मित भवन में उप संचालक कृषि कार्यालय बैतूल के साथ साथ कई अन्य सरकारी कार्यालयों का संचालन भी होगा। बैतूल से मयंक भार्गव के साथ संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों ने फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में कल उनके मित्र सिद्धार्थ पिठानी, रसोइये नीरज सिंह और घरेलू सहायक दीपेश सावंत से मुंबई में डीआरडीओ गेस्ट हाउस में पूछताछ की। ये तीनों 14 जून को सुशांत के फ्लैट में मौजूद थे जब उनका शव कमरे में मिला था।
लगभग 5 घंटे तक पूछताछ करने के बाद सीबीआई की टीम इन तीनों को उपनगरीय बांद्रा स्थित माउंट ब्लॉक अपार्टमेंट में सुशांत के फ्लैट पर ले गई। दिल्ली सरकार आज से निर्माण मजदूर पंजीकरण अभियान चलाएगी। 15 दिनों तक चलने वाले इस अभियान में दिल्ली बिल्डिंग एवं अन्य निर्माण श्रमिक बोर्ड के तहत पंजीकरण कराने से वंचित रह गए निर्माण मजदूर अपना पंजीकरण करा सकते हैं। कोई भी निर्माण मजदूर घर बैठे भी www.edistricts.delhigovt.nic.in पर जाकर ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकता है। इसके लिए सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में कैंप स्थापित किए गए हैं। पंजीकरण के लिए मजदूरों के पास 90 दिन काम करने का प्रमाण पत्र, फोटो, स्थानीय आईडी प्रमाण, बैंक खाता संख्या और आधार कार्ड होना जरूरी है। ये निर्माण मजदूर पंजीकृत मजदूर बोर्ड के तहत संचालित 18 तरह की योजनाओं का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सऊदी अरब की सरकारी तेल कंपनी अरामको ने चीन के उत्तरी प्रांत लियोनिंग में $10 अरब की लागत से तेल शोधक और पेट्रो रसायन परिसर बनाने का समझौता स्थगित कर दिया है। ये फैसला बाजार के अनिश्चित माहौल को देखते हुए किया गया है। तेल की कीमतों में गिरावट और कोरोना संकट के कारण तेल की मांग में कमी के कारण दुनिया भर की तेल कंपनियां अपनी परियोजनाओं की समीक्षा कर रही हैं। कच्चे तेल की कीमतों में कमी और बढ़ते कर्ज को देखते हुए अरामको कंपनी अपने पूंजीगत व्यय को काफी कम करने की योजना बना रही है ताकि इसका लाभांश $75 अरब बना रहे। इस लाभांश का अधिकतर हिस्सा सऊदी सरकार को जाता है, जिसकी वित्तीय स्थिति कमजोर हुई है। सऊदी सरकार और चीन के बीच इस संयुक्त उद्यम पर पिछले वर्ष फरवरी में युवराज मोहम्मद बिन सलमान के पेइचिंग दौरे पर हस्ताक्षर किए गए थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रायबरेली जिले की तहसील सालोन में कल बिजली गिरने से मारे गए 3 लोगों के निकटतम परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। राज्य के 16 जिलों के कुल 1090 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं और 659 गांव जलमग्न हो गए हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में राष्ट्रीय आपदा मोचन बल की 15 टीमें और राज्य आपदा मोचन बल की 7 टीमें और पीएसी बाढ़ प्लाटून राहत तथा बचाव कार्य में लगे हुए हैं। मौसम विभाग के वैज्ञानिक आर.के. जेनामणि ने आकाशवाणी को बताया कि देश के कई हिस्सों में अभी भी बारिश की संभावना है। लो प्रेशर जो है पश्चिमी राजस्थान पर है, जिसके कारण रबी एंड मानसून जो है गुजरात पर काफी एक्टिव है और जो सीवियर वेदर है वो गुजरात और थोड़ा पार्ट जो अर्जनिंग साउथ राजस्थान में रहेगा और उड़ीसा के ऊपर आज एक लो प्रेशर जो है उत्तर पश्चिम बंगाल के खाड़ी में बन रहा है। उसके वजह से उड़ीसा में रेड कलर वार्निंग कल के लिए दिया गया है। कल से एक्सट्रीमली हेवी रेनफॉल उड़ीसा और उसके बाद आगे बढ़ेगा जैसे ही लो प्रेशर सिस्टम, तो छत्तीसगढ़ और सेंट्रल इंडिया मध्य प्रदेश 27-28 को रेन मिलेगा। और अब एक नजर आज के मौसम पर। दिल्ली में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की वर्षा हो सकती है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। मुंबई में भी सामान्य तौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है। तापमान 26 से 30 डिग्री के बीच रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में भी बादल छाए रहेंगे। चेन्नई में तापमान 27 से 34 डिग्री के बीच और कोलकाता में 26 से 32 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने के आसार हैं। जम्मू में तापमान 26 से 34 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर में 17 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। श्रीनगर में दोपहर बाद आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। उधर गिलगित में 18 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान के साथ आसमान आमतौर पर साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में दोपहर बाद या रात में बादल के साथ तापमान 20 से 35 डिग्री के बीच रहने की संभावना है। उधर पोर्ट ब्लेयर में 26 से 31 डिग्री तापमान के बीच आसमान साफ रहेगा और हल्की वर्षा या गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। समाचार कक्ष से भवतारिणी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi पर भी उपलब्ध हैं। और नवीन, अब बताएं आज के समाचार पत्रों की क्या खास सुर्खियां हैं। विमलेंदु कांग्रेस कार्य समिति की बैठक अखबारों की बड़ी खबर है। अमर उजाला का शीर्षक है, कार्य समिति से पहले कांग्रेस में घमासान, राहुल को अध्यक्ष बनाने के लिए लामबंदी, असंतुष्ट नेताओं के पत्र पर चर्चा की संभावना। पूर्वी लद्दाख में चीन की चाल पर जनसत्ता की सुर्खी है, भारत ने समान रूप से पीछे हटने की चीन की पेशकश ठुकराई, कहा चीन को पूरा फिंगर इलाका खाली करना होगा।
कोरोना संक्रमण पर दैनिक भास्कर लिखता है 2.5 माह में पहली बार संक्रमण की दर गिरकर 6.7% हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार संक्रमण की दर 5% से कम हो तो नियंत्रण माना जाता है। उधर हिंदुस्तान ने दिल्ली एनसीआर समेत कई राज्यों में कोरोना के मरीजों के बढ़ने पर टिप्पणी की है। कोरोना मरीज 10 गुना तक बढ़े, लेकिन अस्पतालों में 2/3 बेड खाली। दिल्ली में इस्लामिक स्टेट के पकड़े गए आतंकी मुस्तकीम उर्फ यूसुफ के घर से सुसाइड जैकेट मिलने पर दैनिक जागरण का कहना है मानव बम बनाने की तैयारी कर रहा था मुस्तकीम। जनसत्ता लिखता है दिल्ली पुलिस के छापे में 30 किलो विस्फोटकों का मिला जखीरा। दैनिक भास्कर वैज्ञानिकों के हवाले से लिखता है लाल नीना के असर से इस बार सितंबर सबसे ज्यादा बारिश वाला महीना होगा। दक्षिण के राज्यों तक जमकर पड़ेगी सर्दी। राजस्थान पत्रिका की सुर्खी है मध्य भारत में नदियां उफान पर, राजस्थान और गुजरात के कई इलाकों में भीषण वर्षा की चेतावनी। 6 माह बाद पूरे देश में फिल्म और टीवी शूटिंग के मानक संचालन प्रक्रिया पर राष्ट्रीय सहारा का शीर्षक है बॉलीवुड में लौटेगी रौनक, केंद्र ने जारी किए दिशा निर्देश, सुरक्षित दूरी जैसे नियमों का पालन करना होगा। हिंदुस्तान की रोचक खबर है इंडोनेशिया में पाकिस्तान का पूर्व राजदूत मेजर जनरल सैयद मुस्तफा अनवर निकला नटवरलाल, दूतावास की इमारत गैर कानूनी तरीके से बेची। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर बढ़कर लगभग 75% हुई। फिल्म जगत ने फिल्म और टीवी कार्यक्रमों का निर्माण फिर से शुरू करने के केंद्र के फैसले का स्वागत किया। भारतीय रेल ने कहा वंदे भारत रेलगाड़ियों के निर्माण की नई निविदा में 50% से अधिक स्थानीय उपकरणों का प्रावधान होगा। सरकार ने वस्तु और सेवा कर के नए पंजीकरण के लिए आधार प्रमाणीकरण शुरू किया। और छत्तीसगढ़ और पुदुचेरी में अंतः और अंतर्राज्यीय परिवहन के लिए ई पास की व्यवस्था समाप्त। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।